साथियों, आज महाराष्ट्र की महिलाओं की तरफ से नागपुर में महिला सम्मेलन रखा गया है। आज सावित्रीबाई फुले की याद में उनके कार्य को, उनके संघर्ष को याद करके बहुजन समाज की महिलाएं उनके कार्य और संघर्ष से प्रेरणा लेकर आज अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, इस मकसद को ध्यान में रखकर ये महिला सम्मेलन आज के दिन रखा गया है। इस बात को समझकर मैंने भी महाराष्ट्र में आने की और इस सम्मेलन में शामिल होने की सहमति दी थी और कल जिस जहाज से मुझे आना था वो तो कैंसिल हो गया। 5:50 का जहाज कैंसिल हुआ और 6:40 पर एक गाड़ी पकड़कर मैं नागपुर पहुंचा हूं। इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस सम्मेलन के महत्व को समझकर उसमें मेरी हाजिरी लगनी चाहिए। इस बात को समझकर मैंने भागम भाग करके एक गाड़ी पकड़कर आज 1-1:30 बजे मैं नागपुर में पहुंचा हूं और आप लोगों का इकट्ठ देखकर, आप लोगों का उत्साह देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज तक नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को समझकर उस जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस किस्म के सम्मेलन करना अपने महान आदर्श लोगों को याद करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस आदर्श का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करना ये सही लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। अगर हम अपने महान पुरुषों को, नेताओं को, महिलाओं को याद करके फिर पुरानी चाल से चलने लगते हैं
उस आदर्श का जिसकी हम याद करते हैं उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के आकट से जो लाभ होना चाहिए वो हम लाभ नहीं ले पाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जो कार्य किया है, उनका जो संघर्ष रहा है, उसकी याद को ताजा करके उससे सबक सीखकर जो आज के समय में हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हम अगर अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, तो फिर उस जिम्मेवारी को कौन निभाएगा। जो हमारे महान आदर्श पुरुषों का, महिलाओं का जो अधूरा काम है वह पूरा कौन करेगा। जब भी मैं महाराष्ट्र में आता हूं तो आप लोग बड़े जोश के साथ नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, फुले तेरा मिशन अधूरा, शाहू तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। क्या महाराष्ट्र में बीएसपी इस मिशन को पूरा करने लायक बन चुकी है? क्या ये मिशन नालायकी के आधार पर पूरा होगा? अगर नालायकी के आधार पर पूरा नहीं होगा तो लायकी पैदा करनी होगी, और लायकी पैदा करके उस लायकी को इस्तेमाल करके हमें, अगर मिशन पूरा नहीं होता है तो कम से कम इंडिकेशन तो मिल जाना चाहिए, उसका उस तरफ कुछ इशारा तो हो जाना चाहिए कि आज नहीं तो कल हम इस मिशन को पूरा करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना पूरा करेंगे। आज आरक्षण का लाभ उठाते उठाते लगभग 100 साल होने वाले हैं। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहू महाराज ने कमजोर वर्ग के लोगों को, उनकी कमजोरी को ध्यान में रख के आरक्षण शुरू किया। 26 जुलाई 2002 को 100 साल पूरे हो जाएंगे इस आरक्षण का लाभ उठाते।
100 साल पूरा होने से पहले इसका लाभ उठाने वाले किस लेवल तक तैयार हुए हैं, जब मैं उसकी बात करता हूं, मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप लोगों को इसका लाभ लेकर अपने आप में लायकी पैदा कर लेनी चाहिए और उस लायकी के आधार पर आरक्षण देने लायक बन जाना चाहिए। तो आरक्षण लेने वाले मेरी तरफ बुरी निगाह से देखते हैं, कहते हैं कि भाई आरक्षण हमें लेते रहने दो, हमारा हाथ हमेशा ऐसा रहा है, ऐसा ही रहने दो। उस हाथ को अगर ऐसे करना है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें देने लायक नहीं बनना है, नालायक रहकर लेते ही रहना है और लायक बनके देने का काम हमें अच्छा नहीं लगता है। और जब मैं देने की बात करता हूं तो मेरी समझ में तो यकायक बात आ जाती है कि देता कौन है, आरक्षण लेता कौन है, आरक्षण किससे मांगा जाता है और आरक्षण देता कौन है। आरक्षण हुक्मरान देता है, हुक्मरान बनने से हमारा समाज बहुत घबराता है। हमें हुक्मरान नहीं बनना है। रोता है, चिल्लाता है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारी महिलाओं का बलात्कार होता है। ये सारी बातें रो रो कर वो चिल्लाता है, सदियों से चिल्लाता है। जब मैं उनको कहता हूं कि अगर इन सारी मुश्किल मुसीबत का हल करना है तो हमें हुक्मरान बनना होगा, क्योंकि मैंने मुट्ठी भर पठानों को देखा है, मुट्ठी भर मुगलों को देखा है, बहुत कम संख्या वाले अंग्रेजों को देखा है। और अंग्रेज जाने के बाद 15% ऊंची जाति के लोगों को देखा है। इन सारे हुक्मरानों को मैंने देखा है, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता है, इनकी महिलाओं का बलात्कार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह अन्याय अत्याचार हुक्मरान के साथ नहीं होता है। अगर हमें भी अन्याय अत्याचार का अंत करना है, अगर और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी ही चाहत है कि हमें अन्याय अत्याचार का अंत करना है, तो उसके लिए भी हमें हुक्मरान बनना जरूरी है। देश तो बहुत बड़ा है, ये जरूरत तो बहुत बड़े समाज की
85 करोड़ लोगों के समाज की, इस देश की 100 करोड़ आबादी में से 85 करोड़ लोगों के समाज की ये जरूरत है। पूरे देश की जरूरत है, देश के प्रदेशों की जरूरत है। जब उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार बढ़ा, उसके खिलाफ उठकर जिनके साथ अन्याय होता था उनको हमने त्याग किया, उनकी कुछ शक्ति बनाई, उनके कुछ एमएलए एमपी चुनकर लाए। उसके आधार पर हमें भी सरकार में हिस्सा डालने का मौका मिला। पूरी सरकार तो नहीं बनी, सिर्फ हिस्सा डालने का मौका मिला। जो हमारे सहयोग से दूसरों की सरकारें चलती थी, दूसरों के सहयोग से हमें भी सरकार बनाने का, चलाने का मौका मिला। और जिस अन्याय अत्याचार के खिलाफ मेरी गैरहाजिरी में मायावती संघर्ष कर रही थी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है अलीगढ़। आप लोगों ने खासकर अंबेडकर के मानने वाले लोग अलीगढ़ आगरा के बारे में यहां भी जानते होंगे कि अम्बेडकराइट मूवमेंट श्री बीपी मौर्य, संगप्रिया गौतम के माध्यम से उस क्षेत्र में चली थी। कुछ एमएलए एमपी उधर से उस वक्त बने थे। इसलिए जब वो मूवमेंट खत्म हुई, जो जाटव लोग, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग उस मूवमेंट को चला रहे थे, वो अन्याय अत्याचार का शिकार हुए और एक भट्टे के ऊपर जाटव मजदूर औरतें काम करती थी। 16 औरतों का एक रात को बलात्कार हुआ। मायावती को मैं मुलायम सिंह यादव के साथ कोऑर्डिनेटर बनाकर दक्षिण भारत में चला गया कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप जिस सरकार में हमारी साझ है उसमें आवाज उठाएं। जब मुलायम सिंह ने उस आवाज को नहीं समझा तो मुलायम सिंह को हटाकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो मैंने मायावती से कहा कि सबसे पहले जुल्म ज्यादती का, अन्याय अत्याचार का अंत करना चाहिए। पहले 2 महीने में मायावती ने 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर, गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल में बंद किया। उत्तर प्रदेश के सूबे में 1,45,000 लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट लगाकर, गैंगस्टर एक्ट लगाकर बंद किया। और 2 महीने के अंदर जो गुंडे जेल से बाहर बचे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में भाग गए। और बहुत लोग तो देश छोड़कर विदेश नेपाल भाग गए। जब तक मायावती की सरकार रही उनकी वापस आने की हिम्मत नहीं पड़ी।
इसलिए साथियों, एक महिला के ऊपर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए मजबूती के साथ सरकार चलाई। 2 महीने में उस मजबूती का असर दिखाया। उसके बाद जब दोबारा 1995 के बाद दोबारा उनको 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हुआ, उसको शपथ दिलाने के लिए मैं लखनऊ पहुंचा तो पेपरों में हेडलाइन था कि मायावती उत्तर प्रदेश की दोबारा मुख्यमंत्री बन रही है। उनका नाम सुनते ही आधी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है और मायावती को सिर्फ आधी और खत्म करने के लिए बची है। उस आधी को भी खत्म करने के लिए मायावती को कुछ नहीं करना पड़ा। पुलिस का डायरेक्टर जनरल पुलिस एक चमार को लगा दिया गया। 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस चमार लगा दिए गए। 4 आईजी पुलिस, 8 डीआईजी पुलिस, 45 एसएसपी। जब ऐसे लोग जिले से लेकर ऊपर तक लगाए गए तो गुंडागर्दी के खिलाफ, जुल्म ज्यादती को रोकने के लिए मायावती को एक आदमी को भी अरेस्ट नहीं करना पड़ा। अपने आप ही गुंडों को, जुल्म ज्यादती करने वालों को इशारा मिल गया कि हुक्मरान कौन है। हुक्मरान कौन है, हुकूमत करने वाला कौन है, हुकूमत करने वालों के साथ अगर कोई जुल्म ज्यादती करना चाहता है उसका हश्र क्या होता है। इसलिए साथियों, हुक्मरान बहुजन समाज को अगर आबादी के हिसाब से नहीं, अगर डेमोक्रेसी के आधार पर नहीं, अगर डेमोक्रेसी का हमें ख्याल नहीं है तो भी अपने ऊपर हो रहे जुल्म ज्यादती का अंत करने के लिए, अपने अधिकार हासिल करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी में दूसरों की तरह से, बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनना बड़ा जरूरी है। और अगर बहुजन समाज हुक्मरान समाज बन जाता है तो आरक्षण कौन देगा? हमेशा आरक्षण हुक्मरान देता है, हमेशा आरक्षण हुक्मरान देता है। आज भी अगर कोई आरक्षण देता है तो हुक्मरान देता है। तो आरक्षण देने से हमें क्यों घबराना चाहिए? आरक्षण लेते ही रहना है। उसके लिए हमें दलित शोषित बने रहना है। इस आदत को हमें छोड़ना होगा। हमें दलित शोषित नहीं रहना है। हमें अपने आप को लायक बनाना है, मजबूत बनाना है। इस लायक बनाना है कि हम, अगर हमारा हिस्सा हमें चाहिए जिसके लिए हम दूसरों से मांगते हैं, तो दूसरों से मांगने की बजाय अपने आप हुक्मरान बनकर अपना हिस्सा भी ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें अपना हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अपना हिस्सा तो हुक्मरान ले ही लेता है।
लेकिन दूसरों के साथ भी अगर कोई जुल्म ज्यादती होती है, उसका भी अगर सही हुक्मरान है अंत कर सकता है, उनको भी वो देने लायक बन सकता है। इसलिए साथियों, इस मौके पर सावित्रीबाई फुले के जयंती मनाने के मौके पर जो इस देश की समाज व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए शेठ जी भट्ट जी का मुकाबला करके शूद्र और अति शूद्र को अपना सही स्थान हासिल करने के लिए जो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो कार्य किया, जो सोच बनाई, उस सोच पर चले, संघर्ष किया, उसके बाद महाराष्ट्र में लंबे अरसे तक जो 1848 से सोच बनना शुरू हुआ, 1956 तक लगातार 108 साल वो सोच पहले महात्मा ज्योतिराव फुले की देखरेख में, बाद में 1922 तक छत्रपति शाहू महाराज की देखरेख में, 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर की देखरेख में जो सोच बनी, जो उसके ऊपर काम हुआ, जो उस सोच को ध्यान में रखकर संघर्ष हुआ, वो आज भी करना जरूरी है और बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना जरूरी है। और भी बहुत सी चीजें आप मांगते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी की मांग तो पुरानी मांग है। नागपुर में कुछ नौजवान हमारे लोग मारे भी गए हैं, गोली का शिकार हुए हैं, कुछ अपने आप मर गए हैं, और भी संघर्ष हुआ है। जब 1994 में मैं महाराष्ट्र में आया, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, तो कोल्हापुर में कुछ लोग मुझसे मिले कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में एजुकेशन के मामले में छत्रपति शाहू महाराज ने बहुत योगदान था उनका, तो उनके नाम पर भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये मांग भी थी। यूनिवर्सिटी की मांग महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो मैं महाराष्ट्र में कहता था, हम लोगों ने करके दिखाया कि मांगने से हर काम नहीं हो जाता है, हर बात नहीं बन जाती है, लेकिन हुक्मरान बनकर हर काम हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर की जो महाराष्ट्र की मांग थी उसको पूरा किया गया, छत्रपति शाहू महाराज की मांग को पूरा किया गया। फिर हमें ऐसा लगा कि महात्मा फुले के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। इसलिए अम्बेडकर के नाम पर आगरा में, छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर कानपुर में, बरेली में महात्मा फुले के नाम पर, और जब हम मानवतावाद की बात करते हैं तो हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर दिल्ली के जमुना के उस पार 3 जिलों को में से कुछ हिस्सा काट कर बनाया, उसमें 200 एकड़ जगह एक्वायर करके
गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जिसकी कोई मांग भी नहीं थी, बगैर मांग के ही हम लोगों ने शुरू कर दी। तो इसलिए साथियों, तो बहुत से काम हुक्मरान बनने से हो सकते हैं, और इसलिए मैं इस मौके पर जब आप अपने महान पुरुषों को, महिलाओं को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनकी मूवमेंट आगे बढ़ती गई है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी दिनों में ये कहा था कि जो कारवां मैं यहां तक लाया हूं, जहां आपको नजर आता है, उस कारवां को मेरे अनुयायी अगर आगे ना बढ़ा सके तो पीछे ना हटने देना। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जिस दिन हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी 21 मार्च को, उसी दिन से हम लोगों ने एक बढ़िया जगह उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट करके एक चौक बनाया, और उस चौक में चौक का नाम परिवर्तन चौक रखा। और जिन महापुरुषों ने जो परिवर्तन आज हमें नजर आता है, जो परिवर्तन हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण आज हमें नजर आता है, ऐसे महापुरुष हमें देश भर में नजर आते हैं। किसी ने कम काम किया है, किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम संघर्ष किया है, किसी ने ज्यादा किया है, और वो संघर्ष हर जगह कुछ न कुछ रंग लाया है। ऐसे महापुरुषों की याद में हम लोगों ने एक मेमोरियल उधर बनाया, परिवर्तन चौक में मेमोरियल बनाया। मेमोरियल बनाने का लक्ष्य क्या था कि यहां तक जो परिवर्तन हमारे महापुरुषों ने लाया है, और इस परिवर्तन को, काम को पूरा करने की जो जरूरत है, जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हम लोगों ने ये परिवर्तन चौक में मेमोरियल बनाया है, ताकि इस मेमोरियल को देखकर, इस मेमोरियल से प्रेरणा लेकर जो परिवर्तन का कार्य अधूरा रह गया है, उसको पूरा करने के लिए प्रेरित होकर हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं तैयारी के ऊपर ज्यादा जोर देता हूं। बगैर तैयारी के हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को, अपने समाज को तैयार करें, और लक्ष्य क्या है? बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना। बहुजन समाज को तैयार करके इस देश का हुक्मरान समाज बनाकर हम लोग अन्याय अत्याचार का अंत करें, हमारे जो अधिकार है वो हासिल करें, और जो भी इस देश में पिछड़ापन है, और पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है कि 100 में से 85 लोग पिछड़े हैं। जिस देश में 100 में से 85 लोग पिछड़े हों, वो देश अपने आप पिछड़ा हो जाता है। अगर हम 100 में से 85 लोगों का पिछड़ापन दूर करके उनको इस देश के हुक्मरान बनाएं,
तो मैं समझता हूं कि देश का पिछड़ापन हमारे पिछड़ेपन के साथ साथ अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए यह हमारे हित की बात है, बहुजन के हित की बात है और देश के हित की बात है। इसलिए साथियों, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा और हमारे दुश्मन का काम है हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने का। इस बात को समझकर चलना होगा। हमारे दुश्मन का काम है हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने का और हमारा दुश्मन हमें रास्ते से बहकाना चाहेगा, रास्ते से हटाना चाहेगा, रोड़े भी अटकाएगा, लालच भी देगा। जैसे मायावती को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाने का तय हुआ, मुझे जब 6 महीने पूरे होने वाले थे तो अटल बिहारी और आडवाणी मुझसे कहने लगे कि मायावती को 5 साल राज करने दो। मैंने उनसे पूछा कि इस मेहरबानी का कारण क्या है? हम तो 6 महीने के लिए तय किया था, आप 5 साल क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो हम पार्लियामेंट में 300 से ज्यादा लोकसभा के मेंबर चुनकर ला सकते हैं। आप हमारे साथ मिलकर केंद्र की सरकार को चलाएं और मायावती उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाती रहे। मैंने उनसे कहा कि भाई, आपका लक्ष्य तो मुझे मालूम है, आप इस देश में हिंदुवता का बोलबाला करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? पता नहीं आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन हल्ला तो किया हुआ है कि हिंदुवता हमें उसका बोलबाला करना है। और मैं समझता हूं कि हिंदुवता जो आप कहते हैं वो मनुवाद का दूसरा नाम है। मनुवादी समाज व्यवस्था को आप टिकाए रखना चाहते हैं। मनुवादी समाज व्यवस्था को कांग्रेस भी टिकाए रखना चाहती थी, लेकिन बगैर बोले हुए। मनुवादी समाज व्यवस्था को सीपीएम सीपीआई भी टिकाना चाहती है, लेकिन इसका जिक्र नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खुला कहती है कि हमें मनुवादी समाज व्यवस्था को टिकाए रखना है। और कांशीराम और उसकी बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हमें मनुवादी समाज व्यवस्था को हटाकर मटाकर मानवतावादी समाज व्यवस्था का इस देश में बोलबाला करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते ही जिस दिन मायावती ने ओथ लिया, उसके दूसरे दिन ही हम लोगों ने परिवर्तन चौक बनाना शुरू कर दिया। हम परिवर्तन चाहते हैं और आप स्टेटस को चाहते हैं। मैं समझता हूं कि स्टेटस को और चेंज, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अगर स्टेटस को रहता है
तो बदलाव नहीं होता है। अगर बदलाव होता है तो स्टेटस को नहीं रहता है। अगर स्टेटस को और चेंज ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि बीजेपी और बीएसपी साथ साथ नहीं चल सकती है। ये बात सही है कि बीजेपी हमारे लोगों का वोट हथियाकर, खरीद करके, लूट करके अपनी पार्टी को मजबूत करती है। हम भी आपका सहयोग लेकर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अपने आप को मजबूत करके हम अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। हमारे सामने एजेंडा है चेंज का, बदलाव का, परिवर्तन का। अगर हम अपना एजेंडा लागू नहीं कर सकते हैं तो हम सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। लेकिन केंद्र में बीजेपी सरकार चला रही है, केंद्र में बीजेपी सरकार चला रही है और अपना एजेंडा किनारे रखकर वो अपना एजेंडा सामने नहीं ले पा रही है। थोड़ा सा लाती है, सरस्वती सरस्वती करती है तो विरोध हो जाता है। उनको तो उनके सहयोगी सरस्वती भी नहीं करने देते हैं। पता नहीं वो सरस्वती क्या होती है, क्या करते हैं, ये तो ज्यादा वही जानते होंगे। लेकिन उनके अपने सहयोगी उनको सरस्वती करने से भी रोकते हैं। इतना सभी वो एजेंडा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार तो चला रहे हैं। जब ममता बनर्जी जैसी महिला उनको सरस्वती नहीं करने देती है तो मायावती कैसे करने देती? तो इसलिए मैं समझता हूं हमें भी इस बात को ध्यान में रखकर चलना है कि अगर हमें सरकार बनानी है, अगर हमें हुक्मरान बनना है, हमारे सामने लक्ष्य क्लियर है, हमारे सामने एजेंडा क्लियर है कि हमें इस देश में परिवर्तन लाना है। अगर हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं तो ऐसी सरकार चलाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए साथियों, आज मायावती को इधर आ जाना चाहिए था। आज महिलाओं का सम्मेलन है और सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, लेकिन मैंने उनको कहा है कि उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? कि उत्तर प्रदेश में कभी भी चुनाव हो सकता है, हमें सरकार बनानी है, अपने बलबूते पर बनानी है। 425 में से 213 से ज्यादा एमएलए जिताकर हमें सरकार बनानी है। तो आज कल वो सहारनपुर में थी, आज मेरठ में है और इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में उसका 22 फरवरी तक प्रोग्राम बना हुआ है। और प्रोग्राम का लक्ष्य है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी ने, वोटों वाले समाज की पार्टी ने अपने बलबूते पर बहुजन समाज की सरकार बनानी है। इसलिए साथियों, ये बात सही है
कि देश के हर प्रदेश में हम ऐसा करने लायक अभी नहीं है। जैसे अभी अभी 3 सूबों में चुनाव हुआ, अभी 3 सूबों में चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में हुआ, दिल्ली में हुआ, 3 सूबों में चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जब हमने मोबिलाइज नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी, जो इस देश की महाभ्रष्ट पार्टी है, जो चुनाव के ऊपर देश में सबसे ज्यादा काला धन इस्तेमाल करती है, जो बड़े पैमाने पर वोटर को खरीदने का काम करती है, कांग्रेस को पछाड़ चुकी है। मैं अपने साथियों को बार बार बताता हूं कि इस देश में वोटों वालों की सरकारें नहीं बनती है, नोटों वालों की सरकारें बनती है। जहां नोटों वालों की सरकारें बनती है वहां डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती है। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में तो वोटों वालों, और इस देश में सबसे ज्यादा नोटों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे 12 एमएलए को खरीद कर कांग्रेस के तो 22 उन्होंने खरीदे, कोई बात नहीं, 33 में से 22 चले गए, विभाजन हो गया, 1/3 से विभाजन हो जाता है। लेकिन हमारे अगर 1/3 उनको खरीदने थे तो 23 चाहिए थे, 23 तो वो खरीद नहीं पाए। क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि 23 बिकने को तैयार नहीं थे। खरीदने वाला तो तैयार था, नोटों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 23 उनको नहीं मिल पाए तो 12 को उन्होंने खरीद कर अपनी सरकार बनाई, चलाई। और जिस तरह से सरकार बनाई, चलाई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक वो बात कही, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान कर दिया कि जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बात सही नहीं है। जस्टिस को डिले किया जा सकता है। डिले करने के लिए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सोच विचार करना होगा और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। कब बनाएगी, कहां बनाएगी, कैसे बनाएगी, अभी तक तय नहीं हुआ है। अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दूसरी कोर्ट नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि लोकशाही में, हालांकि सही लोकशाही नहीं है इस देश में, लेकिन फिर भी जो लोगों की कचहरी है वो इस देश में सबसे बड़ी कचहरी है। तो मैंने बीजेपी को चुनौती दी, मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी, अटल बिहारी आडवाणी को चुनौती दी कि हम लोगों की कचहरी में आपको देखेंगे। तो इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मैंने 320 सीटें तैयार कर रहा था। मुझे लगा कि बहुजन की सरकार तो नहीं बनती है, बहुजन की सरकार तो नहीं बनती है, लेकिन बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जो बीजेपी की बनती नजर आ रही है वो भी नहीं बनने देनी है। लेकिन बीजेपी वाले बड़े मजे में जा रहे थे कि हम तो
फरवरी के महीने में 223 एमएलए की सीटें जीते हुए हैं। 161 से सरकार बनती है, हम तो 223 जीते हुए हैं। हमारी सरकार को कौन रोकेगा? मैंने अटल बिहारी आडवाणी दोनों से कहा कि कांशीराम रोकेगा। और हम लोगों ने 170 सीटों पर चुनाव न लड़के बीजेपी को रोका। हमें इस बात का तजुर्बा है कि हम चुनाव लड़के कांग्रेस को सजा दे सकते हैं, चुनाव न लड़के बीजेपी को सजा दे सकते हैं। 170 सीटों पर चुनाव न लड़के मैंने अपने साथियों से अपील किया कि जिन सीटों पर हाथी नहीं घूम रहा है, जिन सीटों पर हाथी नहीं घूम रहा है, वहां बीजेपी को हराने वालों को वोट दें। जो वोट मैंने मेहनत करके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में तैयार किया है, वो वोट बीजेपी को सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वाली कचहरी में सजा देने के लिए वो वोट का इस्तेमाल करे। मुझे मानने वाले लोगों ने मेरी बात को माना और तीनों सूबों में भारतीय जनता पार्टी को तीनों कोने चित किया। 4 कोने कहते हैं, लेकिन चुनाव 3 में हमने उनको चित किया। तो इसलिए साथियों, ये बात सही है कि हमें कांग्रेस से कोई लगाव नहीं है। कांग्रेस मनुवादी पार्टी है। कांग्रेस मनुवादी समाज व्यवस्था को सीपीएम और सीपीआई और बीजेपी तीनों के साथ मिलकर बनाए रखना चाहती है। और इनका मिलाप आप लोगों ने इसी पार्लियामेंट के सेशन में देखा होगा। इसी पार्लियामेंट के सेशन में आप लोगों ने देखा होगा, कई बिल पार्लियामेंट में आए तो आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने बीजेपी का सहयोग दिया है। खासकर महिला आरक्षण बिल में बीजेपी की देखरेख में कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई ये तीनों पार्टियां चाहती हैं कि ऊंची जाति की महिलाएं 100 में से 33 चुनकर पार्लियामेंट में, लोकसभा में आए। और जो पुरुषों के माध्यम से आज तक उन्होंने बहुमत बनाया है लोकसभा में, वो पिछले 50 साल में पुरुषों के माध्यम से बनाया है। आने वाले 50 साल में महिलाओं के माध्यम से ऊंची जाति का बहुमत लोकसभा में बना रहना चाहिए। इसलिए हम लोग महिला आरक्षण का नहीं, लेकिन ऊंची जाति की महिलाओं के माध्यम से ऊंची जाति के लोग पैसे का दुरुपयोग करके और बहुत से दुरुपयोग करके वो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। अब अपनी महिलाओं को इस्तेमाल करके वो वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, मेजॉरिटी बनाए रखना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए साथियों, आज हमें इस बात का ज्ञान है कि आज की लोकसभा में 4 महिलाएं शेड्यूल कास्ट की हैं, शेड्यूल ट्राइब की कोई नहीं है, 2 ओबीसी की हैं और 34 ऊंची जाति की हैं। 4 और 2 6 और 34 ऊंची जाति की। तो उससे इंडिकेशन मिलता है
कि अगर महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए महिला समझकर आरक्षण होता है तो फिर वो अपनी मेजॉरिटी बनाए रखने में कामयाब होंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी, सीपीएम और सीपीआई, ये चार बड़ी मनुवादी पार्टियां इस बिल को इस तरह से पास कराना चाहती हैं। इसलिए साथियों, लोकसभा में आज उनकी चारों की मिलाकर मेजॉरिटी है। उस मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके अगर वो बिल पास कर लेते हैं तो समाज में, बहुजन समाज को चौकन्ना कर देना चाहिए कि हमें बहुजन समाज की मेजॉरिटी बनाना है। नोटों का मुकाबला करके और भी जो भी किस्म का मुकाबला करने की जरूरत पड़े, हर किस्म के मुकाबले का, हर किस्म की चुनौती का मुकाबला करके हमें बहुजन समाज की लोकसभा में मेजॉरिटी बनाकर बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। जितना जल्दी हम लोग बना सकें उतना जल्दी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। इसलिए साथियों, इसको रोकने के लिए बहुत से लोग हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे। हमारे लोगों में से ही, हमारे समाज के लोगों में से ही कुछ लोगों को खरीदकर, चमचा एज नाम की किताब मैंने इसीलिए लिखी थी कि हमारे समाज में से ही चमचों को तैयार करके वो सही लीडरशिप हमारे समाज में पैदा नहीं होने देंगे। ये उनका लक्ष्य है, लेकिन हमारा लक्ष्य सही लीडरशिप पैदा करके अपने समाज में शक्ति पैदा करना, लायकी पैदा करना। उस शक्ति और उस लायकी के आधार पर बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। तो तभी मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में जो सोच 1848 से लेकर 1956 तक बनती गई और उस सोच के आधार पर जो बात आगे बढ़ती गई, उस बात को हमें या उस कारवां को मंजिल तक पहुंचाना है। और मंजिल कहाँ है ये मैंने आपके सामने रखी है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। महिला सम्मेलन में मैं अपने समाज की महिलाओं से अपील करूंगा कि अपने समाज की महिलाएं सावित्रीबाई फुले से प्रेरित होकर अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए अपने आप को तैयार करें। और जैसे बताया गया है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष इधर इकट्ठे हुए हैं, और इसका मतलब है कि पुरुष भी अपने समाज की महिलाओं को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अपने समाज की महिलाओं को तैयार करने के लिए वो भी उनके साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं, हौसला गिराने के लिए नहीं। और ऐसी पुरुषों से भी अपील करते हुए कि वो भी अपने समाज की महिलाओं का हौसला बढ़ाएं, ताकि हम भी अपने समाज की महिलाओं को मौका देकर ऊंची जाति की महिलाओं के साथ साथ लायक बनाकर उनको हम आगे बढ़ाएं और बहुजन समाज मिलजुल कर इस देश का हुक्मरान समाज बन सके। ऐसी बात आपके सामने रखते हुए आप लोग मेरी इस बात को समझकर इसके ऊपर सोच विचार करके अमल करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।